सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र के पोर्शन में जो है पार्ट चौथा, और ये आखिरी पार्ट है भारत में खाद्य सुरक्षा। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि खाद्य सुरक्षा होती क्या है। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है क्या? चलो, खाद्य सुरक्षा का क्या मतलब है? खाद्य का क्या मतलब है? इसको बंद कर दें। ठीक है। खाद्य सुरक्षा का मतलब होता है खाद्य से, जो कि हमारा भोजन है, खाना है, गेहूं, चावल, क्रॉप्स, जितने दलहन, जो भी चीजें जो किसी का पोषण करते हैं, खाना है, खाने में हम लोग खाते हैं, उसको खाद्य कहते हैं। अब खाद्य की सुरक्षा की क्या बात हो गई? क्या हमारे खाने की सुरक्षा, या इसका मतलब कुछ और होता है? खाने की सुरक्षा मतलब क्या हमारे खाने को बचाने की बात हो रही है, या फिर हमें बचाने की बात हो रही है? खाद्य सुरक्षा का मतलब है हर व्यक्ति खाद्य के दृष्टिकोण से सुरक्षित रहे। इसका सीधा सा मतलब है कि भूखमरी से कोई न मरे, मतलब भूख की वजह से कोई मौत न हो, किसी के पास इतने संसाधन हो, इतना रोजगार हो और इतना भंडारण हो, स्टोरेज हो कि वो खाना पर्याप्त पा सके। ठीक है। जैसे एक व्यक्ति के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है, अगर इसको बड़े स्तर पे देखें तो एक देश में भी खाद्य का भंडारण होना चाहिए। ठीक है। एक देश में खाद्य का भंडारण क्यों होना चाहिए, कैसे करते हैं, सरकार इसके लिए कितनी प्रतिबद्ध है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात? yes, ये इतना बड़ा चैप्टर बन गया खाद्य की बात। ये अब आप लोग ऐसे समझो, आपके घर में जैसे कि रोज रोटी दाल चावल बनता है, तो क्या उसी दिन के लिए थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा चावल दाल ले आते हो? स्टोर करके रखते हो ना? स्टोर करके इसलिए रखते हैं हम लोग कि बाय द वे कोई मेहमान आ जाए, या बाय द वे ऐसी स्थिति आ जाए कोई मार्केट न जा सके, या मार्केट ही बंद हो जाए, जैसे कि लॉकडाउन हुआ था। तो आपका जो स्टोर किया हुआ खाद्यान्न है वो आपके काम आया। कम से कम आप भूख के कारण किसी को कोई हानि नहीं हुई। तो यही चीज बड़े स्तर पे देखो तो देश के लिए है, देश में भी इससे कोई हानि ना हो, तो सरकार खाद्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। सरकार ये करती है कि खाद्यान्न का भंडारण करती है और उसको कम कीमत पर देती है, या फिर आपातकाल में, आपदा में फ्री में लोगों को बांटती है। आप लोग को एक उदाहरण बताऊं, आप लोग कोटा की दुकान जानते हो ना? उसको कहते हैं उचित रेट का, उचित मूल्य की दुकान। यानी वहां पे आपको गेहूं, चावल, चीनी, ऐसे जरूरत की चीजें, बेसिक जो नीड्स होती है, वो चीजें बड़े कम रेट पे मिलती है। कभी आप लोग सोचे होंगे क्यों मिलती है बड़े कम रेट पे? आपको लगता है सरकार देती है। तो सरकार ये मैनेजमेंट करती कैसे? देखो, सरकार के पास कोई भी पैसे का पेड़ तो है नहीं। सरकार क्या करती है? आप लोग कहते हैं सरकार दे रही है, सरकार जाने, या सरकार का काम है। तो सरकार का काम है एज ए मैनेजर, वो यहाँ का पैसा लेके यहाँ बांटती है, मैनेजमेंट करती है सरकार। तो खाद्य सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है सरकार की। लेकिन ये खाद्य सुरक्षा करती क्या है, प्रोसीजर क्या है, ये हम लोग आगे के उसमें पढ़ेंगे। इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खाद्य सुरक्षा करते हैं सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, यानी लोगों को भोजन मिले, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब इसमें यह भी इंक्लूड है कि लोग इतने सामर्थ्यवान हो कि वो खाद्य खरीद सकते हैं। बात समझ में आ रही है? दैट्स मीन कि उन्हें रोजगार हो, कोई ना कोई काम हो उनके पास। जिसके पास कोई काम ही नहीं है वो कैसे खाद्यान्न खरीदेगा? ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो ना, भीख मांगने वाले या बहुत ही गरीब लोग, उनके यहाँ कहते हैं ना 1 जून का चूल्हा जल रहा है, 1 जून की रोटी मिल रही है। ठीक है। तो ऐसे लोग, तो उनके पास क्योंकि वो सामर्थ्यवान नहीं है, इसलिए खाद्य खरीद नहीं सकते। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है, वितरण मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, खाद्यान्न को इकट्ठा किया और उसे बांटना है, तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा की खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं पीडीएस। ये जो आप कोटा की दुकान की बात की मैंने, ये उसी के तहत है कि वो वितरित कर रहा है, सरकार जो हो रही है वितरित कर रही है खाद्यान्न। अब आ जाते हैं खाद्य सुरक्षा क्या है, एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, ये अब हम लोग देखेंगे। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेने के लिए वायु। सब जान रहे हैं, जैसे वायु आवश्यक है, सांस के बिना हम कुछ सेकंड रह सकते हैं, लेकिन खाने के बिना मान लो 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन, 4 दिन, फिर भी उसके बाद हम नहीं रह सकते। यानी खाद्यान्न, पानी, वायु, ये सब बहुत जरूरी चीजें हैं जीवित रहने के लिए।
सुरक्षा के आयाम यहाँ देख लेते हैं। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात, सरकारी अनाज भंडार में संचित। 3 आयाम है, देखो 3 इसके छोटे छोटे आयाम है। देश में खाद्य का उत्पादन, यानी कि भारत देश में इतना पर्याप्त गेहूं, चावल, दलहन और भी सारे क्रॉप्स जो है वो हो जाए कि देश के लोगों का पेट वो भर सके। ठीक। दूसरा, अगर मान लो कोई खाद्य का उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो आयात हो सके, खाद्य आयात, यानी सरकार के पास इतना विदेशी भंडार हो, इतना पैसा हो कि वो बाहर से उस खाद्य को मंगा सके, तो भी हम ठीक। भाई आप कहते हो ना हम अमीर हैं या फिर हम मध्यम वर्गीय या हमें खाने की कमी नहीं है, तो क्या आप गेहूं चावल उगा रहे हो क्या खेत में? नहीं, लेकिन आप सामर्थ्यवान हो कि आप उसे खरीद पा रहे हो। तो इसी तरह सरकार अगर उगा नहीं सकती, खेतों में उसे उत्पन्न नहीं कर सकती, तो कहीं बाहर से मंगा सकती है। या सरकारी अनाज भंडार, सरकार भंडार, बफर स्टॉक कहते हैं उसे, आगे आएगा, उसे वो बना सकती है। पहुंच का अर्थ है खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का अर्थ है लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। वही बात समझ में आ रही है ना? उसके बाद किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य में कोई बाधा न हो। मतलब खाद्य जो है हमें उपलब्ध हो सके, हम खरीदने के लिए कैपेबल रहें, सामर्थ्यवान रहें और हमारे सरकार के पास मंगाने के लिए सरकार भी सामर्थ्यवान रहे। ठीक। अब खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है? सीधी सी बात है, अर्थव्यवस्था में हम पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था हमारी समृद्धि और विकास तभी करेगी जब वहां के लोग मानव पूंजी बन जाए। मानव पूंजी मैंने बताया है, ठीक है। एक व्यक्ति इस सामर्थ्यवान बन जाए इतना कि वह कुछ धन की उगाही कर सके, किसी न किसी कौशल में वो प्रशिक्षित हो और काम में लगा हो, रोजगार उसे मिल सके। समझ रहे हो? तो अगर इसका सबसे बड़ा वो था खाद्य, अगर कोई व्यक्ति खाना ही नहीं मिलेगा तो वह बीमार होगा बार बार, जब बीमार होगा तो पढ़ नहीं पाएगा, शिक्षा नहीं ले पाएगा, प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाएगा, कहीं रोजगार अगर मिल भी गया तो वहां से निकाल दिया जाएगा अगर वो स्वस्थ नहीं है। और स्वस्थ होने का सबसे पहला तो ये शर्त है कि आपको खाद्य मिले। ठीक है। भूखे पेट आपका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता, काम में तो कभी नहीं लगेगा। समझ गए बात को? तो खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, मतलब कि जब प्राकृतिक आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, या फसल खराब हो गई, ओला, अतिवृष्टि होने लगी। अतिवृष्टि का मतलब बहुत ज्यादा बारिश, फसल बह जाए, मिट्टी कटान होने लगे, उसको कहते हैं अतिवृष्टि। ठीक। तो ये खराब होने से, अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। कोरोना काल में आपने देखा जब सारे मार्केट बंद हो गए, सब कुछ काम धंधा सब बंद हो गया, तो जो लोग खाते पीते अच्छे लोग थे उनको भी बिल्कुल चिंता का विषय हो गया कि अब आगे क्या करेंगे हम लोग, है ना? तो ऐसे में क्या होता है, गरीब लोग तो हमेशा खाद्य असुरक्षित है, खाद्य रूप से, खाद्य के दृष्टिकोण से, लेकिन जो लोग सुरक्षित है वो भी जब अचानक से आपदा आ जाती है तो असुरक्षित हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से, महामारी, भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। ठीक है। अकाल के दौरान, अकाल का मतलब बिल्कुल सूखा पड़ जाना, कोई अनाज होना ही नहीं। जब अनाज पूरे देश में उत्पन्न ही नहीं हुआ तो हमें मिलेगा कैसे? वो मार्केट में आया ही नहीं है। ठीक। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था? 1943 का बंगाल का अकाल, 1943 में बंगाल का अकाल। इसको आप माइंड में रखें, सेट अंडरलाइन कर लें। बंगाल का अकाल जो है वो 1943 में पड़ा था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में कितने लोग मारे गए? 30 लाख लोग। केवल बंगाल प्रांत में 30 लाख लोगों का मरना। समझ पा रहे हो? क्या 30 लाख लोग गरीब ही होंगे? नहीं, वो सामान्य थे, सामान्य से ऊपर भी थे। लेकिन जब अकाल आ गया तो भले आपने कितने भी तिजोरी में पैसे रखे हों, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। जब अनाज उत्पन्न ही नहीं होगा तो खरीदोगे क्या? पैसा तो खाओगे नहीं। समझ रहे हो ना? तो इस तरह 30 लाख लोग मर गए थे।
ये इसके आंकड़े कुछ हैं। बंगाल प्रांत में चावल की उपज। अब बात ये है कि चावल की उपज नहीं हुई इसलिए मरे क्या, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1943 में 70 ये लाख टन है, उत्पादन जो है 76 लाख टन हुआ, उससे पहले 85, यानी कि चावल में बहुत गिरावट नहीं आई, लेकिन अकाल की वजह से और जो क्रॉप्स थे वो नहीं उत्पन्न हुए। ठीक है, परिस्थितियां ऐसी बनी कि लोग, ये थोड़ा इसका चित्र बताया गया है कि भूखमरी से पीड़ित लोग जो 1945 में किस तरह से, देख रहे हो हड्डियां इनकी निकली हुई हैं, भूख से लोगों का शरीर जो होता है बिल्कुल सिकुड़ जाता है, बिल्कुल कहते हैं ना बिल्कुल शक्ति विहीन हो जाता है। वेट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रामू की कहानी दी गई है। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियत खेतिहर मजदूर के रूप में काम करता है। अनियत खेतिहर मजदूर मतलब कोई फिक्स नहीं है कि रोज रोज उसे काम मिलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा ना, लेबर चौराहे पे लेबर खड़े रहते हैं, जरूरी नहीं कि आज काम मिला तो कल भी मिलेगा, उसको कहते हैं अनियत, यानी कोई फिक्स नहीं है इनका कि रोज रोज काम। अब जैसे जो सरकारी जॉब में है उनके लिए फिक्स है कि इनको रोज काम मिलेगा, या संगठित क्षेत्र में है जैसे किसी फैक्ट्री में, फर्म में, तो उन्हें रोज काम मिलेगा। लेकिन रामू जो है वो अनियत खेतीहर है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है, वह भी गांव के सरपंच सतपाल के यहाँ पशुओं की देखभाल करता है। कुल मिलाकर के ये लोग गरीब हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है, उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपए मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे, 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई, गोबर हटाने का काम करती है, दूसरों के यहाँ जाती है, काम इस तरह से करती है, और सब्जियों के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है। व्यस्त मौसम मतलब जब रुपाई का, कटाई का समय होता है तो उसे खेतों में ही काम मिल जाता है। बाकी सुनहरी जो है इसकी बीबी, वो दूसरों के यहाँ गोबर उठाना या कोई और काम, झाड़ू वाड़ू लगाना, इसका काम वो करती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। देखो, कृषि क्योंकि मौसम पे डिपेंड है, मौसमी कार्य है, आप रोपाई कर रहे हो, फिर आप फसल को बड़े होने का वेट करते हो, है कि नहीं, तो इससे क्या होता है कि उतने दिन तक आपको बैठना पड़ता है अगर आप कृषि पे डिपेंड है। और जो गरीब लोग हैं वो उन 4 महीनों में क्या करेंगे, उनका तो काम गया हाथ से, तो छोटे मोटे काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उनके लिए खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध या सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती। रामू कृषि कार्य में मौसमी प्रकृति के कारण अपने बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित। अब इन 4 महीनों में उसे कौन खाद्यान्न को सुरक्षित करेगा कि उसे मिलना चाहिए, ये किसकी ड्यूटी होगी, गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, कैसे करती है, वो हम लोग देखेंगे। ये अहमद की कहानी है। अहमद क्या करता है, रिक्शा चलाता है बेंगलोर में। वो तो गांव का है, रामू की कहानी हमने देखी, वो गांव का है। अब ये अहमद है जो बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुग्गी तलैया से आया है। झुग्गी में रहता है। झुग्गी किसे कहते हैं, शहर के आउटर में देखा होगा छोटी छोटी झुग्गियां, तंबू की तरह पेड़, जो उनके घर होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे ऊपर में शीट की तरह डाल दिया, पन्नी डाल दिया, ईंटा, कच्ची ईंटे का खड़ा कर दिया मकान, उसको झुग्गी झोपड़ियां कहते हैं शहरों में जो होती है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से उसकी प्रतिदिन की आय पे निर्भर है। रोज कमाता है, रोज खाता है। ठीक है, आय प्रतिदिन घटती बढ़ती है। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। अन्य दिनों में वह मुश्किल से ही इतना कमा पाता है जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है। अब कौन सा पीला कार्ड है, ये पीला कार्ड क्या होता है, क्योंकि वो शहर राशन कार्ड आप लोग कह रहे हो, देखते हैं। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता। वह इन चीजों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त करता है, इसीलिए उसका नाम है उचित रेट या उचित मूल्य की दुकान। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन
दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला है। अहमद का काम चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो जागरूक है, उसने राशन कार्ड बनवा लिया। राशन कार्ड किसका बनता है? बीपीएल। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। बिलो का मतलब नीचे, पॉवर्टी यानी गरीबी, और लाइन मतलब रेखा। बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को राशन कार्ड मिलता है, बनता है उनका, और इससे वो क्या फायदा उठा लेते हैं? बाजार से आधी कीमत पे गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल ये प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो जरूरत की चीजें हैं वो उन्हें आधी कीमत पे मिल जाती है। समझ में आई बात? खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के कारण सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। सामाजिक संरचना, सामाजिक संरचना का क्या मतलब है? हमारे देश में अलग अलग जाति के लोग हैं, तो जातिवाद चल रहा है, या फिर ये जो सामाजिकता होती है कि उनको छूने न दिया जाए, उनको आने न दिया जाए, उनको बेचो मत, उनको दो मत, ठीक है? तो ये भी चीजें हैं। देखते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति, इनमें से निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है, यानी उनके पास जमीन नहीं होती, या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। वे खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कोरोना में आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा ना, लोग सूरत से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से सब आ रहे हैं वापस। इसका मतलब उस समय समझ में आया कि इतने सारे लोग अपने गांव को छोड़ के कहीं और निवास कर रहे हैं केवल काम के लिए, ठीक है? फिर यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। जिस माँ को पूरा पोषण नहीं मिलेगा उससे जन्म लेने वाला बच्चा भी असुरक्षित रहता है, ठीक है? वो भी कुपोषण। कुपोषण किसे कहते हैं? सही पोषण न मिलना, खाना न मिलना वो एक बात है, कुपोषण एक बात है कि सही चीजें नहीं मिल रही है। मान लो आप लोग क्या करो, रोज चिप्स खाओ, चिप्स से ही पेट भरो, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब चिप्स से हो जाए, ठीक है? कुरकुरे, चिप्स, तो क्या होगा? आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बेकार हो जाएगा, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। आपको संतुलित आहार चाहिए, ठीक है? पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन, और वो चीज नहीं मिलेगा तो आप कुपोषित हो जाओगे, ठीक? फिर है देश के कुछ क्षेत्र जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां अधिक गरीबी है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। यानी ये जो राज्य है ना वो गरीब लोगों की है, मतलब यहाँ ज्यादा गरीबी है, ये लोग खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित है, ठीक है? भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला दूसरा पहलू है। भूखमरी यानी भूख के कारण मृत्यु। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। भैया आज अगर रोटी नहीं मिलेगी, आज हमें अगर भोजन नहीं मिलेगा तो हम इतने भी समर्थ नहीं बन पाएंगे कि हम कमा सकें, ठीक है? हम रोजगार नहीं पाएंगे। जब रोजगार नहीं पाएंगे इसका मतलब कि दीर्घकाल यानी कि लॉन्ग टर्म में भी हमें भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। जब आज मान लो आप अगर बिल्कुल खाना नहीं पा रहे हो, या मैं अगर खाना न खाऊं, खाना न मिले या एक ही रोटी मिले पूरे दिन में, तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, आप लोग को पढ़ा नहीं पाऊंगी, पढ़ाऊंगी नहीं तो धीरे धीरे मेरी जॉब, मैं बार बार छुट्टी लूंगी क्योंकि बीमार पड़ूंगी, बार बार छुट्टी लेने का मतलब मेरी जॉब चली जाएगी, जॉब चली जाएगी तो आगे मेरे जो पीढ़ियां आगे की है वो भी भूखी रहेंगी। भाई जब मैं कमा के पैसा नहीं आएगा तो कैसे खाना खाएंगे? तो दीर्घकाल यानी लॉन्ग टर्म के लिए भी ये भूखमरी को ही लाती है, ठीक है? मौसमी भूखमरी फसल उपजाने काटने के चक्र से संबंधित, अभी अभी मैंने बताया आपको
यह ग्रामीण क्षेत्र की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्र में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। जैसे मजदूर होते हैं बरसात में, जब बहुत बारिश होती है तो ये जो मकान बनना बिल्कुल बंद हो जाते हैं लगभग, है ना। तो ये जो लेबर चौराहे पे खड़े होते हैं मजदूर, उनको बहुत कम काम मिलता है। ठीक है, तो इस तरह मौसम के कारण भी काम में कटौती होती है। अब देखो, स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा। ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना। यहाँ तक आप लोग एक बार रीड कर लेना, जो चीज नहीं आती है समझ में। ये आंकड़े हैं भूखमरी के प्रकार, थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। भूखमरी के प्रकार मौसमी ग्रामीण में इस तरह से है 16.2। ठीक है, ये हम केवल 99-2000 का देखते हैं जो लेटेस्ट है। 2.6 है मौसमी के कारण, और ये शहरी में है 0.6। देखो, गांव में मौसम के कारण जो भूखमरी है वो 2.6 है, ज्यादा है, और शहरों में कम है, क्योंकि शहरों में मौसम से रिलेटेड काम कम होते हैं। गांव में मौसम से रिलेटेड काम है ज्यादा, अगर बारिश हो गई तो खेती भी बंद, मजदूरी भी बंद। लेकिन शहर में लोग कार्यालय के अंदर काम करते हैं ज्यादातर, इसलिए ये देखो यहाँ कम है। दीर्घकालिक इसका जो प्रभाव पड़ा है वो भी कम है, और कुल प्रभाव भी कम हो जाता है इससे। ठीक, तो इसका कारण समझ रहे हो ना, मौसमी भूखमरी जो है वो गांव में ज्यादा होगी, क्योंकि गांव के लोग मौसम पे डिपेंड ज्यादा होते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना, कल हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके।